अब यहाँ पर हम देखें, पहला क्वेश्चन है ये, थ्री फेज मोटर के लाभ लिखना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, थ्री फेज मोटर के सिंपल लाभ लिखना है हमें। तो कौन कौन से लाभ हैं थ्री फेज मोटर के, वो हमें बताने हैं। तो हम यहाँ पर देखें, थ्री फेज मोटर के लाभ। थ्री फेज मोटर के लाभ में पहला लाभ होगा हमारा कि इसकी जो साइज है उतने ही पावर के लिए इसका आकार छोटा है। आकार छोटा, तो उतने ही पावर के लिए इसका आकार छोटा होता है। दूसरा थ्री फेज मोटर का लाभ क्या है, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नए होने से मेंटेनेंस कम है इसका, यानी कि रखरखाव का खर्च कम है, क्योंकि इसमें कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नहीं है। तीसरा यहाँ पर हम देखें, पावर रीजनरेशन उपलब्ध है। पावर रीजनरेशन उपलब्ध है, यानी पावर को दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर रीजनरेशन उपलब्ध है, वो भी अधिकतम गति से हम गाड़ी खड़ी होने तक। तो गाड़ी खड़ी होने तक, अधिकतम गति से गाड़ी खड़ी होने तक पावर रीजनरेशन उपलब्ध है। और यहाँ पर जैसे हम देखें, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा तो ये पावर और अधिकतम गति से गाड़ी खड़ी करने तक पावर रीजनरेशन उपलब्ध है। और चौथा क्या है हमारा, चौथा लाभ है थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर का वेट कम है, वजन कम है, वजन कम है। पांचवा लाभ है इसका, थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर की जो क्षमता है, एफिशिएंसी, वो डीसी मोटर की तुलना ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। और एक फ़ायदा इसका ये है कि ये अधिकतम गति को छोड़ करके, अत्यधिक कम गति को छोड़ करके ये करीब करीब यूनिटी पावर फैक्टर काम करता है। यूनिटी पावर फैक्टर, तो करीब करीब यूनिटी पावर फैक्टर पर ये काम करता है। अधिकतम अत्यधिक कम गति को छोड़ करके करीब करीब यूनिटी पावर फैक्टर पर ये काम करता है। और इसमें अनुमेय एक्सल लोड सीमा में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट प्राप्त किया सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं, अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट, तो अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, फील्ड वीकनिंग सीमा के बाहर इसमें पूर्ण पावर बना रहता है। फील्ड वीकनिंग सीमा के बाहर भी पूर्ण पावर बना रहता है, जबकि उसमें जो होती है डीसी सीरीज मोटर उसमें कम हो जाता है, लेकिन इसमें फील्ड वीकनिंग सीमा के बाहर, सीमा के बाहर भी यहाँ पर पूर्ण पावर बना रहता है, पूर्ण पावर बना रहता है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है हार्मोनिक फिल्टर पर टिप्पणी, यानी हार्मोनिक फिल्टर पर टिप्पणी लिखनी है। हार्मोनिक फिल्टर क्या है और हार्मोनिक फिल्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो हमें लिखनी है। तो जैसे हमने देखा, हार्मोनिक फिल्टर है वो मेन ट्रांसफार्मर की हार्मोनिक वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम ट्रैक्शन पावर सर्किट देखते हैं थ्री फेज का, तो उसमें हमें पता चलेगा हार्मोनिक फिल्टर के बारे में। हार्मोनिक फिल्टर, हार्मोनिक फिल्टर, हार्मोनिक फिल्टर है ये हमारा क्या होता है, हार्मोनिक फिल्टर पहली बात तो मेन ट्रांसफार्मर की हार्मोनिक वाइंडिंग होगा। मेन ट्रांसफार्मर की हार्मोनिक वाइंडिंग के साथ में ये हार्मोनिक फिल्टर लगाया जाता है, हार्मोनिक वाइंडिंग के साथ में। अब जब ये लगाया जाता है तो हार्मोनिक फिल्टर काम क्या करता है, ये जो उच्च तीव्रता वाली तरंग है, उच्च तीव्रता वाली तरंग को दबा देता है। हार्मोनिक फिल्टर उच्च तीव्रता वाली तरंग को दबा देता है, जिससे संकेत प्रणाली में गड़बड़ को रोका जाता है। संकेत प्रणाली में गड़बड़ को रोक सकते हैं हम इसकी मदद से। दूसरा हम देखें कि हार्मोनिक फिल्टर क्या होता है। हार्मोनिक फिल्टर के जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कहाँ पर जाता है, रेजिस्टेंस की छत पर। तो हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस छत पर लगे होते हैं, और जो इसके कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर हैं
कैपेसिटर एंड कॉन्टेक्टर। ये कैपेसिटर एंड कॉन्टेक्टर है, ये मशीन रूम 2 में FV बॉक्स के अंदर होते हैं। और यहाँ पर हम देखें हार्मोनिक फ़िल्टर के 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं हार्मोनिक फ़िल्टर के 3 कॉन्टेक्टर? 8.1 फ़िल्टर ऑन ऑफ कॉन्टेक्टर, फ़िल्टर ऑन ऑफ कॉन्टेक्टर। एक होता है 8.2 फ़िल्टर एडेप्शन कॉन्टेक्टर, एडेप्शन कॉन्टेक्टर। और एक होता है 8.41 रजिस्टर डिस्चार्ज कॉन्टेक्टर, रजिस्टर डिस्चार्ज कॉन्टेक्टर। अब क्या होता है, जैसे हम थ्रोटल को 0 से मूव करते हैं तो हार्मोनिक फ़िल्टर सर्विस में आता है। जैसे ही हमने थ्रोटल को 0 से मूव किया, हार्मोनिक फ़िल्टर हमारा कहाँ जाएगा? सर्विस में आ जाएगा। और हमारे 8.1 एंड 8.2 ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। फिर जैसे ही हम BCB को ओपन करते हैं तो BCB को ओपन करने पर ये 8.1 और 8.2 कॉन्टेक्टर भी हमारे ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही हम थ्रोटल को वापस 0 पर लाते हैं, जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए थ्रोटल को वापस 0 पर लाए, 5 मिनट के बाद में, 5 मिनट अगर थ्रोटल 0 पर रहा तो 5 मिनट के बाद में यह कॉन्टेक्टर जो हैं वो हमारे क्लोज हुए थे, ये ओपन हो जाते हैं। 8.1 एंड 8.2 ये ओपन हो जाते हैं और 8.41 हमारा क्लोज हो जाता है। अब हार्मोनिक फ़िल्टर करंट निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए अगर इसमें हार्मोनिक फ़िल्टर करंट है वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा BCB क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा। अगर हमारा 8.1 कॉन्टेक्टर 8.1 है, ये ऑन स्थिति में स्टकअप हो जाता है, स्टकअप 8.1 ऑन स्थिति में स्टकअप हो जाता है तो प्रोटेक्टिव शट डाउन होगा। क्या होगा? प्रोटेक्टिव शट डाउन। तो 8.1 अगर ऑन स्थिति में स्टकअप हो गया तो प्रोटेक्टिव शट डाउन होगा। और अगर 8.2 ऑन स्थिति में स्टकअप हो गया, कौन सा? 8.2 अगर ऑन स्थिति में स्टकअप हो गया तो हमारा सिंगल बोगी आइसोलेशन होगा। सिंगल बोगी आइसोलेशन संभव नहीं होगा, सिंगल बोगी आइसोलेशन ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, सिंगल बोगी आइसोलेट नहीं कर सकते अगर 8.2 हमारा ऑन स्थिति में स्टकअप हो गया है। और अगर हमारा 8.1 ऑफ स्थिति में स्टकअप हो जाए या फिर 8.41 ऑन स्थिति में स्टकअप हो जाए तो हमारा हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट होगा। क्या होगा? हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट होगा। हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट होने पर हमें क्या करना है? SV पैनल में जो लगा हुआ है, हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट होने पर SV1 पैनल में लगा हुआ MCV है 127.2/1, इसको चेक करना है SV1 पैनल में। तो हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट होने पर SV1 पैनल में लगा हुआ MCV 127.2/1 को चेक करना है। MCV ऑन होने पर 40 kmph से हमें सेक्शन क्लियर करना है। और या फिर स्विच क्रमांक 154 के द्वारा, जो हमारा स्विच है 154 बोगी आइसोलेशन स्विच, उसको SR1 को आइसोलेट करके सामान्य गति से SR1 को हम आइसोलेट कर सकते हैं और सामान्य गति से TeV से कार्य करते हैं, यानी सामान्य गति से हाफ TeV से कार्य कर सकते हैं, हाफ TeV, क्योंकि एक SR से हमें हाफ TeV मिलेगा तो हाफ TeV से भी हम कार्य कर सकते हैं। अगर हमें सामान्य गति से जाना है तो 154 स्विच द्वारा SR1 को आइसोलेट कर देंगे और हाफ TeV से कार्य हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि ट्रैक्शन कन्वर्टर पर टिप्पणी लिखनी है, तो ट्रैक्शन कन्वर्टर पर टिप्पणी लिखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ट्रैक्शन कन्वर्टर पर टिप्पणी। ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो 3 फेज में 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर पर हम टिप्पणी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें 3 फेज में SR1
एंड SR2, 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं 3 फेज में। अब इसमें क्या होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर में ये 3 ब्लॉक हम बना लेते हैं, 2 ब्लॉक ही बना लेते हैं हम। एक होता है हमारा लाइन कन्वर्टर, एक होता है हमारा ड्राइव कन्वर्टर, और बीच में होता है हमारा DC लिंक। अब इसमें बात करें, जैसे यहाँ से जो इनपुट दिया जाता है, प्रत्येक ट्रैक्शन कन्वर्टर में 2 इनपुट वाइंडिंग होती हैं, जिनमें प्रत्येक है वो सिंगल फेज 1269 वोल्ट AC सप्लाई प्राप्त होती है। तो प्रत्येक ट्रैक्शन कन्वर्टर में 2 इनपुट वाइंडिंग दी जाती है और प्रत्येक सिंगल फेज 1269 वोल्ट AC सप्लाई प्राप्त होती है। ट्रैक्शन कन्वर्टर क्या करता है, 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई में परिवर्तित करता है। यानी 25 kV AC जो सप्लाई है उसको ये 3 फेज 2180 वोल्ट यहाँ पर देगा, 3 फेज 2180 वोल्ट AC देगा। वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी जो वेरी करेगी वो 65 से 132 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC परिवर्तनीय वोल्टेज यानी मैक्सिमम 2180 वोल्ट फ्रीक्वेंसी 65 से 132 हर्ट्ज में परिवर्तित करके ट्रैक्शन मोटर के एक ग्रुप को देता है। यानी SR1 क्या करेगा, SR1 जो सप्लाई देगा वो ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को सप्लाई देगा। WAP5 और WAG9 के अंदर, WAP5 और WAG9 के अंदर ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 के लिए और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 के लिए देता है। किसमें, WAP5, WAP7 और WAG9 के अंदर, WAG9 के अंदर। लेकिन यही अब मान लीजिए WAP5 है, तो WAP5 में 4 ही ट्रैक्शन मोटर होती हैं। तो SR1 अपनी सप्लाई देगा किसको, ट्रैक्शन मोटर 1 एंड 2 को, SR2 अपनी सप्लाई देगा ट्रैक्शन मोटर 4 एंड 5 को सप्लाई देता है। अब ट्रैक्शन मोटर के 3 भाग हैं हमारे, लाइन कन्वर्टर, DC लिंक एंड ड्राइव कन्वर्टर। अब जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पर लाइन कन्वर्टर, फिर बीच में रहता है DC लिंक और नीचे बना लेते हैं हम ड्राइव कन्वर्टर। अब इन तीनों का काम हम देखते हैं। जैसे लाइन कन्वर्टर है, लाइन कन्वर्टर के बीच में ये रहेगा हमारा DC लिंक और फिर ड्राइव कन्वर्टर। अब लाइन कन्वर्टर क्या काम करता है, लाइन कन्वर्टर सप्लाई लेता है ट्रांसफार्मर से। तो लाइन कन्वर्टर ट्रांसफार्मर से प्राप्त AC सप्लाई को ये DC में बदल देगा और DC में बदल करके DC सप्लाई को DC लिंक को दिया जाएगा। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय क्या होता है, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय ये DC लिंक से लेता है DC को। जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही होती है तो DC लिंक से लेता है DC को और फिर DC को AC में बदल करके ट्रैक्शन यानी ट्रांसफार्मर को दे देता है। तो DC लिंक से प्राप्त DC सप्लाई को AC में बदल करके ये मेन ट्रांसफार्मर को दे देता है। तो ये दोनों कार्य हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किए जाते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर की जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है SR की कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ये दोनों कार्य किए जाते हैं। जैसे AC को लेना, DC में देना, DC लिंक की साइड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय DC को लेना, AC को देना, तो ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किए जाते हैं। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है वही ये दोनों काम करता है। उसके बाद आता है DC लिंक का काम। DC लिंक के 2 मेन काम हैं। कौन कौन से 2 मेन काम हैं, पहला काम है कि यह अपने अंदर बहने वाली DC करंट को स्मूथ करता है। जो DC करंट बहती है इसके अंदर, उस DC करंट को ये स्मूथ करता है। और दूसरा कार्य यह है कि यह लाइन कन्वर्टर और मोटर की अधिकतम करंट की मांग को पूर्ण करता है। इसके लाइन कन्वर्टर एंड मोटर, लाइन कन्वर्टर की मांग को भी पूरा करता है ये और मोटर की मांग को भी पूरा करता है। तो लाइन कन्वर्टर और मोटर की अधिकतम मांग को पूर्ण करने के लिए ये क्षमता रखता है। और तीसरा काम है, ये ड्राइव कन्वर्टर और लाइन कन्वर्टर के बीच में क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल बफर का काम करता है। अब बात करते हैं ड्राइव कन्वर्टर की। अब ड्राइव कन्वर्टर है DC लिंक से DC को लेगा और DC लिंक से DC को लेकर के इस
इसको ट्रैक्शन के समय लेगा ये डीसी लिंक से डीसी को, और 3 फेज में बदल करके इसको बदल देगा 3 फेज में, और 3 फेज में बदल करके ट्रैक्शन मोटर को दे देगा। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय ट्रैक्शन मोटर से ये क्या लेगा, ट्रैक्शन मोटर से उत्पन्न 3 फेज सप्लाई को लेगा ये एसी को, और इनको डीसी में बदल देगा और फिर डीसी लिंक को दे देगा। ये कब देगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कन्वर्टर में कूलेंट के तौर पर ऑयल या पानी बना होता है। अगर ट्रैक्शन कन्वर्टर की बात करें तो ट्रैक्शन कन्वर्टर में कूलेंट के लिए कूलेंट के तौर पर ऑयल या पानी भरा होता है। तो जिसे हम सर्कुलेट करने के लिए 2 पंप लगे होते हैं। अब ट्रैक्शन कन्वर्टर में ऑयल यानी कूलेंट के तौर पर ऑयल या पानी भरा होता है, उसको सर्कुलेट करने के लिए 2 पंप लगे होते हैं, और इसे ठंडा करने के लिए यहाँ पर ऑयल कूलिंग ब्लोअर लगे हुए हैं। ऑयल कूलिंग ब्लोअर OCB हैं जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर लगे हुए हैं, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, पेंटोग्राफ न उठने पर दोष निवारण, यानी पेंटोग्राफ 3 फेज में नहीं उठ रहा है तो उसका दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। पेंटोग्राफ न उठने पर दोष निवारण। पेंटोग्राफ न उठने पर दोष निवारण। जैसे कि सबसे पहले तो हमें बैटरी वोल्ट चेक करना है, बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद में दूसरा नंबर पर हमें पेंटो रिजर्वायर प्रेशर 6 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए। पेंटो रिजर्वायर का प्रेशर हमें चेक करना है, 6 kg/cm² से अधिक होना चाहिए, नहीं है तो MCPA चला करके हम बना लेंगे। उसके बाद में न्यूमेटिक पैनल में IG38 की है, उसको हॉरिजेंटल पोजीशन में होना चाहिए, हॉरिजेंटल पोजीशन में होना चाहिए। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन प्रेस है तो उसको रीसेट कर देंगे। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन अगर प्रेस है तो उसको हमें रीसेट कर देना है। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस है तो रीसेट करना है। पेन 1 और पेन 2 के कॉक खुले होने चाहिए, पेन 1 एंड पेन 2 के कॉक हैं तो वो खुले होने चाहिए। और पेन 1 और पेन 2 के प्रेशर स्विच को हमें टैप करना है, न्यूमेटिक पैनल में लगा हुआ है। पेन 1 व पेन 2 इनके प्रेशर स्विच को हमें टैप करना है, प्रेशर स्विच को हमें क्या करना है, टैप करना है। फिर हमें कहाँ जाना है, SV1 पैनल में। SV1 पैनल में पेंटो और DJ इसका जो सर्किट ब्रेकर है 127.12 ये ट्रिप है तो उसको रीसेट करना है। उसके बाद में हमें थ्रॉटल वाल्व को टैप करना है, थ्रॉटल वाल्व को टैप करना है। उसके बाद में भी अगर हमारा काम नहीं चल रहा है तो पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन बदल करके प्रयास करना है। पेंटो सेलेक्टर स्विच 85 है, उसकी पोजीशन बदल करके प्रयास करना है। और उसके बाद में पेंटो के जो EP वॉल्व हैं, EP वॉल्व 24 एंड 25 इसकी कनेक्शन की जांच करनी है। और उसके बाद में पेंटो कॉन्टेक्टर है, पेंटो कॉन्टेक्टर जो कि SV2 पैनल में लगा हुआ है 130.1 SV2 पैनल में, उसका मैनुअल कंट्रोल लेना है, मैनुअल कंट्रोल। उसके बाद में एक बार हमें क्या करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन ऑफ कर लेना है और फिर पिछले कैप से प्रयास करना है, या फिर पिछले कैप से प्रयास कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बन सकता है हमारा, जैसे कि पेंटोग्राफ न उठने पर दोष निवारण किस तरीके से करेंगे। जैसे VV पर प्रेशर पड़ा सीधा 38 का
इसका मतलब क्या है, बैटरी वोल्टेज चेक किया, पेंटो रिजर्वायर में प्रेशर चेक किया 6 kg/cm², MCPA चला लिया और सीधा 38 का यानी IG38 सीधा होना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, प्रेस बटन खोल के पैंट पहना डीजे का। तो ये है प्रेस बटन खोल के पैंट पहना डीजे का। इसका मतलब क्या है कि प्रेस मतलब इमरजेंसी स्टॉप कुछ बटन है तो उसको प्रेस करना है, रीसेट करना है। प्रेस बटन खोल के, तो प्रेस बटन है उसको बटन को दबा दिया हमने, रीसेट कर दिया। खोल के, खोल कर मतलब पेन 1 और पेन 2 के कॉक खोल लिया है, पेन 1 और पेन 2 के कॉक खोलना है। पेन 1 और पेन 2 का प्रेशर है उसको स्विच को टैप कर लेना है। पैंट पहना डीजे का, अब पैंट है, पैंट पहना डीजे का, तो यहाँ पर पेन 1 पेन 2 के प्रेशर स्विच को भी टैप कर लिया है, पैंट से हो गया। पेन 1 पेन 2 के प्रेशर स्विच को टैप कर लिया और पहना डीजे का। तो डीजे का मतलब पेंटो और डीजे का सर्किट ब्रेकर 127.12 ये ट्रिप है तो उसको रीसेट कर लिया। फिर तीसरी लाइन हम कह सकते हैं थ्रू पोजीशन बदल डाली, थ्रू पोजीशन बदल डाली, 3 पोजीशन बदल डाली इसकी 24, 25 और 30। तो थ्रू पोजीशन बदल डाली इसका मतलब क्या है, थ्रोटल वाल्व है, थ्रू पोजीशन बदल, थ्रोटल वाल्व PSS 85 पोजीशन पर, यानी इससे पोजीशन बदल लेंगे, पेंटो सर्किट स्विच की पोजीशन बदल लेंगे। EB वाल्व में 24, 25 के कनेक्शन की जांच कर लेंगे, उनको सही कर लेंगे कनेक्शन की जांच करके। फिर पेंटो कॉन्टेक्टर है 130.1 SV2 पैनल में जा कर के उसका मैनुअल कंट्रोल ले लेंगे। उसके बाद में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन ऑफ करके या फिर पिछले कैप से हमें प्रयास कर लेना है। तो ये 3 लाइन है। BB पर प्रेशर सीधा पड़ा, BB पर प्रेशर पड़ा सीधा 38 का, प्रेस बटन खोल के पेंटो पहना डीजे का और थ्रू पोजीशन बदल डाली 24, 25, 30। इससे हम याद रख सकते हैं या नॉर्मल तरीके वैसे ही हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा WAG9 लॉ को स्टेबल करने का तरीका। तो WAG9 लॉ को किस तरीके से स्टेबल किया जाएगा, तो उसका तरीका हम देखते हैं। यानी 3 फेज लॉ को स्टेबल करने का तरीका या फिर WAG9 लॉ को स्टेबल करने का तरीका, तो सेम ही क्वेश्चन है। WAG9 लॉ को स्टेबल करने का तरीका क्या है। तो जब किसी भी लॉ को शेड स्टेशन या यार्ड में स्टेबल करना हो तो कौन सा तरीका हमें उपयोग करना है। पहला काम तो हमें करना है, सबसे पहले लॉकों को उचित स्थान पर खड़ा करना है जहाँ पर स्टेबल करना है। SA9 के द्वारा लॉक को ब्रेक लगा देना है, SA9 के द्वारा लॉक को ब्रेक अप्लाई कर दिया। उसके बाद में A9 को हमें इमरजेंसी पोजीशन में करके न्यूट्रल पोजीशन में निकाल लेना है। A9 को इमरजेंसी में करना है, इमरजेंसी में करके न्यूट्रल से निकाल लेना है A9 को। A9 को हमने न्यूट्रल से निकाल लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, BPPV प्रेस करके हमें पार्किंग ब्रेक लगा देना है और पार्किंग ब्रेक का लगा होना सुनिश्चित करना है। या फिर अगर WAP7 है तो WAP7 है तो हैंड ब्रेक लगा देना है, हैंड ब्रेक लगा देंगे। चौथा काम क्या करेंगे, हम वुडन वेजेस लगा देंगे, वुडन वेजेस। पांचवा काम क्या करेंगे, हम DJ ओपन, पेंटो नीचे और CE ऑफ करेंगे। अब जाके DJ ओपन, पेंटो नीचे, CE ऑफ करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे SV2 पैनल में। SV2 पैनल में जो MCV है 112.1 इसको हमें ऑफ करना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, A9 हैंडल, VL की और IG38 और
डिफेक्ट बुक सैडमैन के पास जमा करना है। डिफेक्ट बुक ये हमें सैडमैन के पास जमा करना है, सैडमैन है उसके पास जमा करना है। तो कितनी स्टेप है? टोटल 7 स्टेप है। लॉ को उचित स्थान पर खड़ा किया, SA9 के द्वारा लॉ को ब्रेक लगा दिया, A9 को इमरजेंसी में रख करके न्यूट्रल से निकाल लिया, VP/PV प्रेस किया, WP/FP5 हैंड ब्रेक लगा दिए, वुडन ब्रिजेज लगा दिए, DJ ओपन पेंटो नीचे, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ, SV2 पैनल में MCB है 112.1 को ऑफ कर दिया, A9 हैंडल VL की और IG38 को डिफेक्ट बुक लेकर के सैडमैन के पास जमा करा दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जैसे कि बैंकिंग मोड एक्टिवेट करने का तरीका लिखिए। कौन सा है बैंकिंग मोड एक्टिवेट करने का तरीका? अब जैसे हम देखें बैंकिंग मोड एक्टिवेट करने का तरीका है WAG9 लॉकों में क्या है? बैंकिंग मोड एक्टिवेट करने का तरीका, बैंकिंग मोड एक्टिवेट करने का तरीका। तो किस तरीके से बैंकिंग मोड को एक्टिवेट किया जा सकता है? तो जब WAG9 लॉकों का बैंकर के रूप में कार्य करना हो तो कौन कौन सी पद्धति है उसका पालन करना है। सबसे पहले हमें लॉक को खड़ा करना है और SA9 अप्लाई पोजीशन पर रखना है, SA9 अप्लाई, ताकि लॉक को ब्रेक लगे रहे। SA9 अप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या करना है? DJ ओपन और ZBN को ऑन कर देना है, ZBN ऑन, बैंकिंग मोड के लिए ZBN ऑन कर देना है। फिर हमें क्या करना है? न्यूमेटिक पैनल में जो कॉक नंबर BP कॉक है, BP कॉक 70 और FP कॉक है 136, इन दोनों को क्लोज करना है। BP 70 न्यूमेटिक पैनल में BP कॉक 70 और 136 को बंद करना है। लॉकों को सामान्य तरीके से एनर्जाइज करना है। तो लोगों को सामान्य तरीके से एनर्जाइज करेंगे। इस दौरान DDS पर लॉको इन बैंकिंग मोड प्रायोरिटी 2 का मैसेज आएगा। क्या आएगा? T2 का मैसेज आएगा, प्रायोरिटी 2 का मैसेज, लॉको इन बैंकिंग मोड, बैंकिंग मोड प्रायोरिटी 2 का मैसेज आएगा। BP प्रेशर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BP प्रेशर हमारा 0 हो जाएगा। BPFA को हमें प्रेस करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करना है। अब क्या करना है हमें? अब हमें MPJ को फॉरवर्ड में रख करके थ्रोटल के द्वारा लॉक का रेस्पॉन्ड होना चेक करेंगे। MPJ को हम फॉरवर्ड में रखेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि थ्रोटल के द्वारा लॉक को रेस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लॉको का रेस्पॉन्ड चेक करेंगे। लॉको BP प्रेशर 0 होने पर भी रेस्पॉन्ड होगा। BP प्रेशर हमारा 0 है, फिर भी लॉको यहाँ पर रेस्पॉन्ड होगा। इससे पता चलता है कि लॉको बैंकिंग मोड में कार्य करने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे? गाड़ी पर लॉकों को लगाएंगे और दूसरे लॉकों के साथ जोड़ेंगे, तो वह उसका BP प्रेशर इस लॉकों में दिखाएगा। जिस लॉकों के साथ में यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो गाड़ी पर लॉकों को लगाएंगे और दूसरे लॉकों के साथ में इसको जोड़ेंगे और दूसरे लॉकों का जो BP प्रेशर है वो इस लॉकों में दिखाएगा। तो ये हमारा बैंकिंग मोड में चला गया है। तो कैसे क्या कह सकते हैं बैंकिंग मोड में जाने का तरीका क्या है? लॉक को खड़ा किया, SA9 अप्लाई किया, DJ ओपन, ZBN ऑन किया, BP 70 और FP 136 को क्लोज किया, सामान्य तरीके से लॉक एनर्जाइज किया, प्रायोरिटी 2 का मैसेज आया, लॉक ऑन बैंकिंग मोड, BP 0 पर कर दिया, BPFA प्रेस किया, MPJ को फॉरवर्ड में किया। थ्रोटल हमारा रेस्पॉन्ड करेगा, थ्रोटल से रेस्पॉन्ड चेक कर लिया बैंकिंग मोड में, BP हमारा 0 है तो हम कह सकते हैं गाड़ी पर इस लोगों को लगाएंगे तो, या दूसरे लोगों के साथ इस लोगों को लगाएंगे तो इस लोगों में उस लोगों का BP प्रेशर बताएगा या दर्शाएगा। यहाँ पर हम देखें जैसे कि E70 बॉल पर टिप्पणी हमें लिखनी है। तो E70 बॉल पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे? E70 बॉल पर टिप्पणी, तो जैसे हम देखें यहाँ पर E70 बॉल पर, E70 बॉल पर टिप्पणी हमें लिखनी है। तो किस तरीके से E70 बॉल पर टिप्पणी लिखी जाएगी?
E70 वॉल्व युक्त ब्रेक सिस्टम वाले लोगों में BP चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग का कार्य करता है। तो E70 वॉल्व है, ये ब्रेक सिस्टम युक्त वाले लोगों में BP चार्जिंग, ये E70 वॉल्व क्या काम करता है, BP को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का काम करता है। और यह वॉल्व न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है। E70 वॉल्व कहाँ पर लगा हुआ है, ये न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है, न्यूमेटिक पैनल पर। और यह वॉल्व है, इसमें EP वॉल्व जो होते हैं वो टोटल 6 EP वॉल्व होते हैं। EP15 है, ये फुल बोअर है, फुल ऑफ। EP16 है, ये रिलीज है, रिलीज। और EP17 है, ये अप्लाई है। EP15 फुल बोअर है, EP16 रिलीज है और E17 अप्लाई है। फिर E18 पर ये लो प्रेशर ओवर चार्ज है, लो प्रेशर ओवर चार्ज। फिर EP19 पर ये रन है और EP36 पर ये आइसोलेशन है, आइसोलेशन। तो इसकी 6 पोजीशन होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं इस पर एक प्रेशर रेगुलेटर भी होता है, प्रेशर रेगुलेटर भी होता है। एक ट्रांसड्यूसर भी लगा होता है, ट्रांसड्यूसर। इसके पीछे एक कंट्रोल रिजर्वायर भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कंट्रोल रिजर्वायर भी इसके पीछे लगा हुआ है। अब E70 वॉल्व को MR1 का प्रेशर वेंचुरी वॉल्व से होकर जाता है। तो E70 वॉल्व है को जो प्रेशर जाता है वो MR1 का प्रेशर जाता है। तो किससे जाता है, वेंचुरी बल्ब को MR1 का प्रेशर वेंचुरी बल्ब से होकर के जाता है। तक कम करके इसके द्वारा CR को चार्ज किया जाता है। अब क्या होता है, DVC हैंडल की पोजीशन के अनुसार वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा E70 बल्ब को दिए जाते हैं। जैसे A9 हैंडल है, A9 हैंडल की पोजीशन के अनुसार, जो A9 हैंडल की पोजीशन होगी उस पोजीशन के अनुसार वोल्टेज ड्रॉपिंग के जो सिग्नल हैं, वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल, वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से EP70 बल्ब को दिए जाते हैं। अब जैसे ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्राप्त सिग्नल के अनुसार E70 बल्ब पर लगे हुए EP बल्ब हैं वो एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते हैं। जो EP बल्ब हमने देखे थे अभी वो एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते हैं। जैसे ये बल्ब हैं ये एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते हैं। EP15, 16, 17, 18, 19, 36 ये एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते हैं। मान लीजिए हमारा A9 है वो रन पर है, A9 कहाँ पर है, रन पर है। अगर A9 हमारा रन पोजिशन पर है तो BP प्रेशर क्या होगा, 5 kg/cm² से चार्ज होता है BP प्रेशर। अगर A9 हमारा रिलीज पर है, किस पर है, रिलीज पर, तो BP प्रेशर है वो 5.4 kg/cm² से ओवर चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्ज। अगर A9 हमारा इमरजेंसी पर है, इमरजेंसी पर यानी DVC A9 हमारा इमरजेंसी पर है एवं न्यूट्रल पोजीशन पर E70 बल्ब के सभी इलेक्ट्रो बल्ब को यहाँ पर, जब A1 इमरजेंसी पर होगा तो E70 बल्ब के सभी बल्ब हैं, सभी बल्ब को यहाँ पर विद्युत प्रवाह बंद हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो सभी बल्बों को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा जब A9 हमारा इमरजेंसी पर जाएगा तब। और E70 के द्वारा BP प्रेशर बाहर निकल जाएगा, किसके द्वारा, E70 के द्वारा यहाँ पर BP प्रेशर पूरा बाहर निकल जाएगा। तो अगर A9 हमारा अप्लाई पर है, मान लीजिए A9 हमारा कहाँ पर है, अप्लाई पर है, A9 हमारा अप्लाई पर है, तो E70 का जो कंट्रोल प्रेशर है, E70 का कंट्रोल प्रेशर उसी मात्रा तक गिरेगा जितनी मात्रा तक A9 को अप्लाई किया है।
और विशिष्ट संकेत के द्वारा मांगी गई है, जैसे E70 BP प्रेशर है, E70 के कारण उतना ही वातावरण में क्या होगा, एग्जिस्ट होगा जितना A9 अप्लाई किया है। तो उसके बाद में BP प्रेशर सेल्फ मेंटेनिंग फीचर के द्वारा उस मात्रा पर बना रहता है, उसी मात्रा पर बना रहेगा जिस मात्रा पर उसको लगाया गया है। तो बैंकिंग मोड में बैंकर लॉकों में और मल्टीपल यूनिट में पिछले लॉकों में आइसोलेट करने के लिए EP36 BP चार्जिंग पाथ बंद रहता है, BP चार्जिंग पाथ। तो EP36 के द्वारा BP चार्जिंग पाथ बंद कब करते हैं, जब बैंकर मोड में बैंकर लॉकों में और मल्टीपल यूनिट में पिछले लॉकों में, मल्टीपल यूनिट है तो पिछले लॉकों में और बैंकर लगा हुआ है तो बैंकर लॉकों में, ये EP36 को हमें बंद करना होता है। अब हम देखते हैं स्टेटस कोड के बारे में। स्टेटस कोड क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टेटस कोड को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेटस कोड स्टेटस कोड में हमारे पास में एक लेफ्ट डिजिट होती है और एक होती है राइट डिजिट। लेफ्ट डिजिट में हमारे पास में अगर 0 है, इसका मतलब कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। अगर लेफ्ट साइड डिजिट में 9 है, इसका मतलब कम से कम एक आइसोलेट है। राइट साइड में क्या आ सकता है, 0 1 2 आ सकता है। राइट साइड में अगर 0 है, इसका मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब कम से कम प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, और 2 आ रहा है, इसका मतलब कम से कम प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। तो सब सिस्टम कैसे समझेंगे हम, जैसे 5 स्टेप बनती हैं। यहाँ पर 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 0 2 आ सकता है, 9 0 आ सकता है, 9 1 आ सकता है और 9 2 आ सकता है। 0 0 है, इसका मतलब ना तो कोई भी आइसोलेट भी नहीं है कोई भी सिस्टम, ना कोई फॉल्ट है, यानी फॉल्ट भी नहीं है और आइसोलेट भी नहीं है। अगर 0 1 है, 0 1 है मतलब आइसोलेट भी नहीं है, कोई भी सिस्टम आइसोलेट नहीं है, लेकिन P1 का फॉल्ट है, P1 का फॉल्ट है। कम से कम एक प्रायोरिटी प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। 9 0 मतलब कम से कम एक सिस्टम तो आइसोलेट है, लेकिन 9 1 है, इसका मतलब कम से कम एक सिस्टम तो आइसोलेट है, लेकिन P1 का भी फॉल्ट है साथ में। 9 2 है, इसका मतलब कम से कम एक तो आइसोलेट है, लेकिन साथ में प्रायोरिटी 2 का भी फॉल्ट है। ये हमारा फॉल्ट स्टेटस कोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है GTO और IGBT में अंतर। GTO एंड IGBT में अंतर हम देखते हैं, क्या है GTO और IGBT में अंतर। जैसे GTO और IGBT में अंतर, यहाँ पर रखते हैं GTO और यहाँ पर रखते हैं IGBT। अब GTO है, ये हमारा गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। IGBT है हमारा, ये है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर थायरिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर थायरिस्टर। अब GTO है, GTO में 3 PN जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, 3 PN जंक्शन। IGBT में क्या होता है, सिर्फ 1 PN जंक्शन होता है। GTO में हम देखें एनोड कैथोड गेट होते हैं, एनोड कैथोड और गेट। IGBT में एमीटर बेस कलेक्टर होता है, एमीटर बेस एंड कलेक्टर होता है। GTO में हम देखें इसमें पावर लॉसेज ज़्यादा है। GTO हमारी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, पहली बात तो करंट कंट्रोल डिवाइस है। IGBT हमारी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। GTO में पावर लॉस ज़्यादा है
पावर लॉस ज़्यादा है। IGBT में GTO के कंपैरिजन में पावर लॉस कम है। GTO की बात करें, इसका वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। IGBT का वेट वजन कम है, वजन कम है। GTO में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या अधिक है, इसलिए क्षमता कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्षमता कम है। इसमें यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या कितनी है, इसमें 16 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या कम है, यानी 7 ही कार्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की संख्या कम है, इसलिए इसकी क्षमता ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है। इसमें हार्मोनिक इफेक्ट ज़्यादा रहता है। GTO के अंदर हम देखें हार्मोनिक इफेक्ट, तो हार्मोनिक इफेक्ट ज़्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर हार्मोनिक इफेक्ट है वो कम है, हार्मोनिक इफेक्ट इसमें कम है IGBT के अंदर। और इसका जो साइज है, आकार GTO का बड़ा है, इसका आकार कम है IGBT का। GTO के अंदर हम बात करें, GTO में EPC टाइप कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं। GTO में EPC टाइप के कॉन्ट्रैक्टर हैं और न्यूमेटिक पैनल में लगे SR1 और SR2 के न्यूमेटिक कॉक खुले होने चाहिए। SR1 एंड SR2 के जो कॉक हैं वो यहाँ पर ओपन होने चाहिए, क्योंकि EPC टाइप कॉन्ट्रैक्टर हैं। IGBT में EMC टाइप कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसलिए न्यूमेटिक पैनल में लगे हुए SR1 और SR2 के कॉक हैं वो क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। GTO में हम बात करें, GTO में ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग हेतु ऑयल का प्रयोग किया जाता है GTO में, जबकि IGBT टाइप है, इसमें ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग के लिए केमिकल युक्त पानी यानी वाटर प्लस ग्लाइकोल, पानी प्लस ग्लाइकोल का इसमें उपयोग किया जाता है कूलिंग के लिए। यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग के लिए पानी प्लस ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, इसमें ट्रैक्शन कन्वर्टर की कूलिंग के लिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है इसमें GTO के अंदर। और GTO के अंदर हम देखें, किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी होने पर एक ग्रुप आइसोलेट हो जाता है, एक ग्रुप आइसोलेट हो जाता है ट्रैक्शन मोटर का, जबकि IGBT में किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी होने पर वही ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी, वही ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी, यानी 17% TEVE कम होगा, जबकि GTO के अंदर 50% TEVE कम हो जाता है। GTO के अंदर 50% तक TEVE कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि WAG9 और WAP5 लॉकों में अंतर क्या है। WAG9 और WAP5 लॉकों में अंतर, ये हमें देखना है। WAP5 एंड WAG9 लॉकों में अंतर क्या है। WAP5 में जो बोगी है वो बोगो टाइप की है, WAG9 में जो बोगी है वो कोको टाइप की है। WAP5 में ट्रैक्शन मोटर हमारी 4 हैं, जबकि WAG9 में ट्रैक्शन मोटर कितनी है, 6 हैं। WAP5 के अंदर जो स्पीड है वो 160 kmph है, जबकि WAG9 के अंदर जो स्पीड है वो 100 kmph है। WAP5 के अंदर जो हॉर्स पावर है वो 5440 है, 42 नहीं है, 40 है, जबकि WAG9 के अंदर लोको हॉर्स पावर है वो 6120 है। WAP5 के अंदर होटल लोड की फैसिलिटी है, होटल लोड इस सर्विस में है, होटल लोड, यहाँ पर होटल लोड सर्विस में नहीं है। यहाँ पर होटल लोड के 2 कपलर हैं, कितने कपलर हैं, 2 कपलर हैं। यहाँ पर होटल लोड नहीं है तो कपलर भी नहीं होंगे। यहाँ पर एयर ड्राई यूनिट है WAP5 में, वो MCP2 के पीछे लगा है, MCP2 के पीछे, कौन सी, एयर ड्रायर यूनिट, जबकि WAG9 में एयर ड्रायर यूनिट है, ये चक्का नंबर 1 के आगे लगा है। फिर हम देखें यहाँ पर WAP5 में चक्कों की सफाई के लिए स्क्रैप रिमूवर लगाए गए हैं, स्क्रैप रिमूवर। इसमें पार्किंग ब्रेक हम देखें WAP5 में पार्किंग ब्रेक 1, 4, 5, 8 पर लगे हैं, इसमें पार्किंग ब्रेक 2, 6, 7, 11 पर लगे हैं। इसमें WAP5 के अंदर क्या लगा है, चक्कों पर डिस्क ब्रेक लगा है, डिस्क ब्रेक लगा है चक्कों पर, डिस्क पैड के द्वारा डिस्क प्लेट पर चिमटे की तरह चिपके रहते हैं। और इसमें जो ब्रेक प्रणाली है वो, इसमें ब्रेक ब्लॉक लगे हैं,
ब्रेक ब्लॉक, WAG9 के अंदर ब्रेक ब्लॉक लगे हैं। फिर इसमें हम देखें ट्रैक्शन मोटर के साथ एक डैम्पर भी लगा है। इसमें ट्रैक्शन मोटर के साथ क्या लगा हुआ है, डैम्पर लगा है WAP5 के अंदर, WAG9 के अंदर डैम्पर नहीं लगा है। इसमें WAP5 के अंदर विजिलेंस ब्रेक यानी इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर जो BP है, BP हमारा व्हील नंबर 5 के ऊपर से एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है, 5 के ऊपर से। जबकि यहाँ पर विजिलेंस ब्रेक या इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर जो BP है वो व्हील नंबर 7 व 9 के बीच से एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है। इसमें हम देखें WAP5 के अंदर गियर केस ऑयल, गियर केस ऑयल गेज, तो गियर केस ऑयल गेज है वो हम चेक करते हैं 1458 पर, और गियर केस ऑयल गेज है यहाँ पर WAG9 के अंदर वो चेक करते हैं 1358, 10 और 12 पर। जब WAP5 के अंदर कैप वन से जाते हैं, किससे, कैप वन से, तो WAP5 के अंदर कैप वन से कॉरिडोर में जाते हैं तो हमें पड़ता है SV1 HV1, और कैप 2 से जाते हैं कॉरिडोर 2 से, कैप 2 से कॉरिडोर में जाते हैं तो बनता पड़ता है हमारा क्या, मशीन रूम 2 में, कॉरिडोर से मशीन रूम 2 में जाते हैं तो पड़ता है हमारे पास में SV2 HV2। जबकि WAG9 के अंदर देखें हम कैप 1 से जाते हैं, कैप 1 से कॉरिडोर में जाते हैं तो मशीन रूम 1 में पड़ता है हमारे पास में MR1 HV1 और SV1। और अगर हम कैब नंबर 2 में कॉरिडोर में जाते हैं, कैब नंबर 2 से कॉरिडोर 2 में जाते हैं, कैब नंबर 2 से कॉरिडोर में, तो आता है हमारे पास में MR2 HV2 SV2। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर जैसे कि सिंगल और मल्टीपल यूनिट में न्यूमेटिक कॉक पोजीशन बतानी है, तो न्यूमेटिक कॉक पोजीशन कैसे होगी सिंगल और मल्टीपल यूनिट में। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लोको में, सिंगल लोको में मल्टी कॉक की पोजीशन देखेंगे हम, फिर मल्टीपल लोको में कॉक की पोजीशन देखेंगे। सिंगल लोको, फिर अगर बैंकिंग लोको है तो बैंकिंग लोको, और उसके बाद में टोडेड लोको है तो टोडेड लोको में, टोडेड लोको में। तो ये हम देखते हैं सिंगल लोको में। जैसे BP है 70, FP है 136, और जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है हमारी 74, और डेड लोको है, डेड कॉक है हमारी 47। अब BP कॉक सिंगल अगर हमारे पास में लोको है तो BP कॉक तो ओपन होना चाहिए, सिंगल लोको है तो FP कॉक भी ओपन होना चाहिए, इमरजेंसी कॉक भी हमारी ओपन होनी चाहिए। डेड कॉक का हमें कोई मतलब नहीं है तो ये क्लोज होनी चाहिए। अगर बैंकिंग लोको लगा है, बैंकिंग लोको में BP कॉक है तो BP कॉक का कोई मतलब नहीं है बैंकिंग लोको में, तो क्लोज होनी चाहिए। FP कॉक भी बैंकिंग लोको में कोई मतलब नहीं है, क्लोज होनी चाहिए। इमरजेंसी तो ओपन होनी चाहिए, और डेड लोको भी बंद होनी चाहिए, ओपन होने का कोई मतलब नहीं है। टोडेड है, टोडेड में क्या होगा, टोडेड में हमारी BP है उसका कोई मतलब नहीं है, क्लोज होनी चाहिए। FP भी हमारी क्लोज होनी चाहिए। टोडेड है तो इमरजेंसी भी हमारी क्लोज होनी चाहिए। केवल डेड लोको है तो डेड वाली को हमारी ओपन होनी चाहिए। ये तो हो गया सिंगल में। अब मल्टीपल यूनिट में काम करते हैं। मल्टीपल यूनिट में क्या होता है, मल्टीपल यूनिट है और हमारे पास में सिंगल लोको और यानी लीडिंग लाइव है, लीडिंग, और ट्रेलिंग लोको है, और ट्रेलिंग डेड है। ट्रेलिंग में भी कौन सा है, ट्रेलिंग में भी हमारे पास में डेड लोको है, लीडिंग लोको, ट्रेलिंग लोको, और ट्रेलिंग में भी डेड लोको है। अब BP की पोजीशन बात करें मल्टीपल यूनिट में, लीडिंग लोको में BP तो हमारा ओपन होना चाहिए। लीडिंग लोको एक तरीके से सिंगल लाइव लोको की तरह काम करेगा, तो BP हमारी ओपन होनी चाहिए, FP भी हमारी ओपन होनी चाहिए, इमरजेंसी भी हमारी ओपन होनी चाहिए। केवल डेड लोको है ये क्लोज होनी चाहिए, डेड को। अब ट्रेलिंग वाला लोको है, ट्रेलिंग लाइव लोको, तो ट्रेलिंग में हमारा क्या है, बैंकिंग की तरह काम करेगा। तो ट्रेलिंग एक तरीके से ट्रेलिंग में हमें क्या करना होगा, बैंकिंग का पूरा काम नहीं करेगा, ट्रेलिंग में BP पाइप जोड़ना होगा।
तो वीपी जोड़ेंगे तो ओपन करेंगे वीपी को, एफपी को जोड़ने की जरूरत नहीं है तो ये क्लोज रखेंगे। इमरजेंसी को भी हमें ओपन रखना होगा, और डेड लॉक को है, डेड को इन्हें हमें क्लोज करना होगा। अगर ट्रेलिंग लॉक को है लेकिन डेड है, ट्रेलिंग लॉक को डेड है तो बीपी को हमें क्लोज कर देना है, एफपी को हमें क्लोज कर देना है, इमरजेंसी को भी हमें क्लोज करने लेना है। लेकिन डेड है, लेकिन ट्रेलिंग डेड है, तो ट्रेलिंग डेड में ये भी क्लोज हो जाएगा, यानी जो डेड कॉक है उसको भी हमें क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि नॉरब्रेम्स लॉकों में बैंकिंग मोड में कार्य करने का तरीका क्या है। बैंकिंग मोड में किस तरीके से काम किया सकता है नॉरब्रेम्स लॉकों में, वो हमें देखना है। नॉरब्रेम्स लॉकों में बैंकिंग मोड में कार्य करने का तरीका। नॉरब्रेम्स लॉकों में बैंकिंग मोड में किस तरीके से काम किया जाता है, बैंकिंग मोड में कार्य का तरीका क्या है। तो नॉरब्रेम्स लॉकों में बैंकिंग मोड में कार्य करने का तरीका क्या है, वो हम देखते हैं। नॉरब्रेम्स लॉकों में बैंकिंग मोड में कार्य करने का तरीका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉकों को उचित स्थान पर खड़ा करना है। उचित स्थान पर हमने खड़ा किया, SA9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगा दिया, SA9 लॉको ब्रेक हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद में A9 हैंडल को फुल सर्विस पोजीशन पर रख दिया है। A9 को कहाँ पर कर दिया है, फुल सर्विस पोजीशन पर रख दिया है। हमें ये ध्यान रखना है, A9 हैंडल रन पोजीशन पर रहने पर बैंकिंग मोड में 1.5 kmph या अधिक गति होने पर TE कट ऑफ हो जाता है। इसलिए हमें A9 हैंडल को रन पोजीशन पर रखेंगे हम, अगर यहाँ पर फुल सर्विस में रखा है। अगर हम A9 हैंडल को रन पोजीशन पर रखते हैं तो बैंकिंग मोड में 1.5 kmph से अधिक गति पर TE कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, DJ ओपन और न्यूमेटिक पैनल में जा कर के FP कॉक है 136 उसको बंद कर देना है। DJ ओपन, FP कॉक 136 को बंद कर देना है। मोड स्विच को HLR पोजीशन पर देना है। किसको, जो मोड स्विच है उसको HLPR पोजीशन पर लगाना है। नॉरब्रेम्स लॉकों में HLPR पोजीशन पर रखना है। ZVN स्विच को ऑन कर देना है, ZVN स्विच को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर लॉको एंड शंटिंग मोड आएगा, लॉको एंड शंटिंग मोड, लॉको एंड शंटिंग मोड आएगा। उसके बाद में DJ क्लोज और BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, DJ क्लोज और BPFA दबा करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे, तो फॉल्ट को एक्नॉलेज किया जाएगा। अब थ्रोटल को TE साइड ऑपरेट करने पर BB प्रेशर 0 होने के बाद भी TE प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, थ्रोटल को TE की साइड ऑपरेट करते हैं, BP हमारा 0 होने पर भी हमें TE मिलता है। तो ये हो गया बैंकिंग मोड में। क्या किया था हमने, उचित स्थान पर खड़ा किया, SA9 लॉको ब्रेक लगा दिया, A9 को फुल सर्विस पर रखा। अगर हम A9 को रन पोजीशन पर रखते हैं तो बैंकिंग मोड में 1.5 kmph या अधिक गति पर TE कट ऑफ हो जाएगा। तो A9 को हमें रन पर नहीं रखना है। उसके बाद में DJ ओपन, FP को 136 को बंद कर दिया, मोड स्विच को HLPR पर रख दिया, ZVN को ऑन कर दिया, लॉको एंड शंटिंग मोड का मैसेज आया, DJ क्लोज किया, BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज कर दिया, थ्रोटल को TE की साइड किया। BP 0 होने के बाद भी हमें TE मिलने लगता है। उसके बाद में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है VCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी। VCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी है अगला क्वेश्चन। जैसे हम देखें यहाँ पर, ये है VCU रीसेट स्विच, VCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी। तो ये हम देखते हैं VCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी क्या है। जैसे VCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी, तो VCU रीसेट स्विच पर टिप्पणी क्या है।
पहला पॉइंट है हमारे पास में कि जब चलती गाड़ी में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लॉक सेक्शन में ऑफ करने की आवश्यकता है, जब ब्लॉक सेक्शन में हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करने की आवश्यकता पड़ती है और हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करते हैं तो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में खड़ा करने के बाद ही हमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। तो ऐसा करने पर हमारा क्या होगा, कंट्रोल सर्किट ब्रेकर जो 126 है, कॉन्टेक्टर 126 कंट्रोल सर्किट ब्रेकर ओपन होने से क्या होगा, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बीपी ड्रॉप हो जाएगा। ये ओपन होगा तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बीपी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और इससे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाएगी, और इमरजेंसी ब्रेकिंग होने की वजह से सेक्शन अवरुद्ध हो जाएगा और इसका प्रभाव गाड़ियों के संचालन पर पड़ेगा। इसलिए मॉडिफाइड जो लोगो है उसमें SV1 पैनल में क्या दिया हुआ है, VCU रीसेट स्विच दिया गया है, VCU रीसेट स्विच, और एक यहाँ पर रिले भी लगाई गई है SV1 पैनल में। तो यह VCU रीसेट स्विच को प्रेस करते हैं तो केवल हमारा कॉन्टेक्टर जो है, कॉन्टेक्टर 128 है यानी 218, केवल कॉन्टेक्टर है 218, कॉन्टेक्टर 218 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टेक्टर ओपन होता है। और ये कॉन्टेक्टर कौन सा है, 218 है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्टेक्टर। और 126 कॉन्टेक्टर कौन सा है, कंट्रोल सर्किट का कॉन्टेक्टर है, कंट्रोल सर्किट का कॉन्टेक्टर। तो इसमें जब 218 कॉन्टेक्टर ओपन होता है तो सिर्फ इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होगी, जिसके कारण मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होता है। कॉन्टेक्टर 126 ओपन नहीं होता है जिसकी वजह से बीपी ड्रॉप नहीं होगा। तो VCU रीसेट करने की विधि क्या है, तो उसी विधि को हम देखते हैं। VCU रीसेट करने की विधि क्या है, गाड़ी चल रही है तो उसी गाड़ी से चलने दें, चलती गाड़ी को हमें चलते देना है, गाड़ी को रोकना नहीं है। दूसरा क्या करना है, VLDJ के द्वारा VCU को ओपन करना है। VLDJ से हमने क्या कर दिया, DJ ओपन कर दिया। कॉन्टेक्टर 136 के कॉन्टेक्टर जो है 136.4 को ओपन कर दिया। ZPD के द्वारा पेंटो को नीचे कर लिया। ZPD से क्या होगा, पेंटो नीचे आ जाएगा और ZPD के द्वारा पेंटो नीचे कर लिया। कॉन्टेक्टर जो है 130.1 इसको हमने ओपन कर दिया। उसके बाद में VL की को D पर रखना है। VL की को कहाँ पर रखेंगे, D पर रखेंगे। SV1 पैनल में लगे VCU रीसेट स्विच को प्रेस करना है। अब VCU रीसेट स्विच कहाँ लगा हुआ है, VCU रीसेट स्विच लगा हुआ है SV1 पैनल में, इसको हमें प्रेस करना है। इससे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होगा और बीपी ड्रॉप नहीं होगा, यानी CE तो ऑफ होगा लेकिन यहाँ पर बीपी ड्रॉप नहीं होगा। अब VCU रीसेट स्विच को रिलीज करने पर स्क्रीन ऑन होगा। अब VCU रीसेट स्विच को हम क्या करते हैं, अगर रिलीज करते हैं तो स्क्रीन ऑन होगा। क्या होगा, स्क्रीन ऑन होगा तथा नोड आएगा 504 नोड आएगा। पेंटो उठा करके हमें पेंटो उठाना है, पेंटो उठा करके DJ क्लोज करना है और फिर गाड़ी कार्य करना है। ब्रेक सिस्टम में खराबी आने पर यदि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना पड़े तो VCU स्विच का उपयोग नहीं करके हमें पुराने तरीके से काम करना है। अगर ब्रेक सिस्टम में खराबी आनी है तो ब्रेक सिस्टम में खराबी आने पर VCU रीसेट स्विच का उपयोग नहीं करना है, हमें पुराने तरीके से काम करना है। तो VCU रीसेट स्विच को विधि क्या हुई थी, यहाँ पर विधि हुई थी, चलती गाड़ी को चलने देंगे, VLDJ से DJ ओपन किया, कॉन्टेक्टर 136.4 को ओपन कर दिया, ZPD से पेंटो को नीचे किया, कॉन्टेक्टर 131.1 को ओपन कर दिया, VL की को D पर किया, VCU रीसेट से SV1 पैनल में उसको प्लेस किया, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो गया, बीपी ड्रॉप नहीं हुआ। उसके बाद में VCU रीसेट स्विच को रिलीज करने से स्क्रीन ऑन होगा और हमारा गाड़ी सामान्य कार्य करेगा। 504 का नोड आएगा, पेंटो उठाना है, DJ क्लोज करना है। अगर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होता है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करना पड़े तो VCU रीसेट स्विच का उपयोग नहीं करके हमें पुराने तरीके से ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करना होगा।